हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। ये हमारा बैच चल रहा है यूजीसी नेट से संबंधित। ठीक, इसमें जो संविधान का पार्ट है उससे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फंडामेंटल राइट, जो हमें बहुत ही अच्छे से कवर करना होगा। ठीक, तो आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14। इससे क्वेश्चन आने के मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं। चलो पढ़ते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है, पहली बात तो ये है कि ये हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। ठीक, इसमें कौन सा राइट है? तो इसमें है समता का अधिकार। अब जब समता के अधिकार की बात आई है तो ये आर्टिकल कवर होगा 14 टू 18 तक। ठीक, क्वेश्चन पूछता है एनटीए कि जो समता का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। तो ये हमारा आर्टिकल 14 टू 18 क्या है, ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक, अब बात करते हैं, ये मौलिक अधिकार तो है लेकिन ये किसके लिए है? सिटीजन के लिए है, नॉन सिटीजन के लिए है या दोनों के लिए है? ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है। ठीक, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। ठीक, अब कोई पढ़ता है विदेशी, हमें विदेशी वर्ड नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिटीजन, नागरिक और गैर नागरिक। ठीक, क्योंकि जब हम आर्टिकल 14 की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है किसी व्यक्ति, तो किसी व्यक्ति में नागरिक और अनागरिक दोनों शामिल है। ठीक, ये बात हमने पढ़ ली। अब आता है कि जो व्यक्ति शब्द डिफाइन है आर्टिकल 14 में, जो व्यक्ति शब्द है, व्यक्ति शब्द, इसमें क्या विधिक व्यक्ति भी शामिल है? क्वेश्चन आएगा, जो आर्टिकल 14 है उसमें जो व्यक्ति शब्द है क्या उसमें विधिक व्यक्ति भी शामिल है? विधिक व्यक्ति जैसे कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। ठीक, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि व्यक्ति में विधिक व्यक्ति भी शामिल है, विधिक व्यक्ति भी शामिल है। अब ये बात कहां से निकल के आई? ये बात एक केस है हमारा, केस का नाम पढ़ेंगे हम चिरंजीत लाल वर्सेस भारत संघ। कब का केस है? ये है 1950 SC। अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने आर्टिकल 14 देखा, हमने आर्टिकल 14 में देखा कि ये समता का अधिकार है। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक। अब बात आती है कि किन किन को प्राप्त है? ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इसकी लैंग्वेज में लिखा है किसी व्यक्ति, तो किसी व्यक्ति में नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल है। अब यहाँ पे जो शब्द आया है व्यक्ति, ठीक, व्यक्ति में क्या शामिल है? विधिक व्यक्ति भी है। अब हम विधिक व्यक्ति को कहां कहां पढ़ेंगे? हम एक अपना टॉपिक कवर करेंगे जूरिस्प्रूडेंस में, जो लीगल पर्सन के नाम से है, लीगल पर्सन। उसमें बताया हुआ है कि किस किस को हम विधिक व्यक्ति मानेंगे। ठीक, अब विधिक व्यक्ति शामिल है तो ये कौन से केस से आया? ये आया चिरंजीत लाल वर्सेस भारत संघ। अब इसमें जो साइटेशन है ये हमें याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो एनटीए का पेपर है उसमें क्वेश्चन बनता है क्रोनोलॉजी में। ठीक, और जो क्रोनोलॉजी में बनता है तो वो पूछते हैं कि ओल्ड से न्यू की तरफ या न्यू से ओल्ड केस को लगाओ। ठीक, तो वो हम तभी कर पाएंगे अगर हमारी साइटेशन याद होगा। इसमें दूसरी बात है कि जो आर्टिकल 14 है उसमें व्यक्ति शब्द है, तो क्या व्यक्ति में पुरुष व स्त्री ही शामिल है? पुरुष व स्त्री ही नहीं अपितु बल्कि उभयलिंग का मतलब है ट्रांसजेंडर भी शामिल है। ये हमें ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। ठीक, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं बनेगा, यही चीजें पूछी जाती है। ठीक, अब इसमें बताया है, पहले हमने बात की थी कि व्यक्ति में विधिक व्यक्ति भी शामिल है। अब बात करें कि व्यक्ति में स्त्री ही पुरुष नहीं बल्कि उभयलिंग मतलब ट्रांसजेंडर भी शामिल है। अब ये बात क्या गई, अगर हम अपना आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो वो मात्र 2 लाइन में
एक्ट में समाप्त कर दिया है। लेकिन ये जो बातें निकल के आई है, ये निकल के आई है न्यायालय के निर्णय से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो इंटरप्रिटेशन की पावर है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास है, और इस इंटरप्रिटेशन के वजह से ही हमें ये चीजें क्लियर हो रही है। ठीक, तो ये कौन सा केस था? एक हम केस पढ़ते हैं नालसा, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कब का है ये? 2014 का केस है। तो इसमें ये बात कही गई थी कि व्यक्ति में स्त्री पुरुष ही नहीं बल्कि उभयलिंग मतलब ट्रांसजेंडर भी शामिल है। ठीक, इतनी बात पढ़ ली हमने। अब एक हम केस पढ़ेंगे, केस का नाम है इंग्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस वरदराजन गांगुली। ये केस हम पढ़ेंगे। ये केस है 1986 का। ठीक, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में जो नेचुरल क्या है, जो नेचुरल जस्टिस, ठीक, नेचुरल जस्टिस, इसको हम लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेते हैं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। ठीक, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक, ये बात हो गई। कौन से केस में कही गई है ये बात? कही गई है इंग्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बाद में, कि आर्टिकल 14 में जो नैसर्गिक सिद्धांत है, कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला है ओडी आल्ट्रम पार्टम, मतलब दूसरे पक्ष को सुनो। ठीक, दूसरा है हमारा रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात के विरुद्ध। ये है हमारे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। तो ये कहाँ है? जब नैसर्गिक न्याय आर्टिकल 14 में है, ठीक, तो ये इसमें सम्मिलित है। ठीक, क्वेश्चन आएगा कि जो नैसर्गिक न्याय है वो कौन से आर्टिकल में समाहित है? आर्टिकल 14 में समाहित है। अब बात आती है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये हमने दो पढ़ लिए, ऑडियो अल्ट्रम पार्टम एंड रूल अगेंस्ट बायस। ठीक, आगे देखते हैं हम, आगे जो बात करते हैं कि इसमें एक है विधि का शासन। क्या है? आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में क्या है? विधि का शासन, विधि का शासन समाहित है। अब यहां पे बात आई है विधि के शासन की। ठीक, और ये क्या है? विधि का शासन समाहित है, और ये मूल ढांचे, किसके? मूल ढांचे का भाग है। पहली बात हमने पढ़ ली कि इसमें नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी समाहित है और इसमें विधि का शासन भी समाहित है, और ये मूल ढांचे का भाग है। अब बात आती है ये बात कौन से केस में कही गई, क्योंकि हमारे बेयर एक्ट में तो ये लिख रही नहीं है, हम कहाँ पढ़ेंगे? बुक में पढ़ेंगे, और बुक में केस के माध्यम से पढ़ेंगे। तो एक हम केस पढ़ते हैं इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। ठीक, ये हम केस पढ़ेंगे 1976 का। हमें साइटेशन याद रखनी जरूरी है। इसमें कहा गया था कि जो विधि का शासन है वो आर्टिकल 14 में समाहित है और ये मूल ढांचे का भाग है। केस कौन सा था? इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1956। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे, अब बात आई है यहाँ पे विधि के शासन की। ठीक, विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये किसने दिया? ये थे हमारे जो डाइसी थे, इनके द्वारा ये सिद्धांत आया। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। अब इन्होंने तीन बात बताई विधि के शासन के, इन्होंने क्या बताया? तीन नियम बताए। पहला नियम कौन सा बताया? पहला नियम बताया इन्होंने सुपरमेशी ऑफ
ला, क्या? विधि की सर्वोच्चता, विधि की सर्वोच्चता। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे यहाँ पे सुपरमेशी ऑफ लॉ क्या है, तो हमारा संविधान है। हमारा संविधान जो है सर्वोच्च विधि है, ठीक। उसके बाद आया रूल ऑफ, उसके बाद आता है हमारा सुपरमेशी ऑफ लॉ, फिर आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक। इसमें ये क्या है, ये है विधि की सर्वोच्चता और विधि में विधि की समानता, ठीक। थर्ड दिया है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन द रिजल्ट ऑफ कॉमन लॉ। ये कहते हैं जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिजल्ट कॉमन लॉ का। अब बात आती है कि हमारे भारतीय विधि में, हमारे देश में कौन कौन से रूल माने जाते हैं। तो हम सिर्फ भारत में ये 2 रूल लागू है, एक तो सुपरमेसी ऑफ लॉ, एक इक्वलिटी बिफोर लॉ भारत में लागू है, ठीक। लेकिन ये जो है थर्ड वाला, ये भारत में लागू नहीं है, भारत में लागू नहीं है, ठीक। क्वेश्चन आएगा आपसे, ये तीनों दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि भारत में कौन से लागू हैं, कौन से लागू नहीं है। तो पॉजिटिव सेंस में पूछा जाएगा या फिर नेगेटिव सेंस में। तो हमें याद रखना है कि ये जो ऊपर वाले 2 हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भारत में लागू है, जो तीसरा है वो भारत में लागू नहीं है। अब बात करते हैं हम, अब ये चीजें हमने पढ़ ली, हमने इसको थोड़ा सा समझ लिया आर्टिकल 14 को। अब आर्टिकल 14 की अगर हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है इसकी कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति आए, किसी व्यक्ति मतलब नागरिक हो या गैर नागरिक हो, विधि के समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। तो क्या है? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता या विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक। ये हमारी जो लैंग्वेज मैंने लिखी है, ये एज इट इज लिखी हुई है, कहाँ? हमारे बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, ठीक। अब बात करते हैं, इसमें 2 टर्म आई है, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। तो इसे हम कैसे करेंगे? हम इसको तोड़ लेते हैं, ठीक। इसमें हमने 2 बात देखी। क्या देखा? कि विधि के समक्ष समता, पहली बात हो गई। विधियों का समान संरक्षण, ठीक। अब बात आती है कि जो नियम है विधि के समक्ष समता, ये कहाँ का है? ये है इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये किसके द्वारा दिया गया है? डाइसी के द्वारा। और डाइसी कहाँ थे? के थे? इंग्लैंड के थे। तो ये रूल कहाँ का हुआ? इंग्लैंड का हुआ। अब बात आती है कि ये निगेटिव सेंस में है या फिर ये पॉजिटिव सेंस में है। तो हम देखेंगे कि ये जो है रूल, ये है निगेटिव सेंस में, ठीक। अब बात आती है विधियों का समान संरक्षण, ये कहाँ का है? ये है अमेरिका। ये कौन से सेंस में है? ये है पॉजिटिव। अब बात आती है कि इसका मतलब क्या है, संबंध क्या है, कनेक्शन क्या है। तो हम बात करते हैं समक्ष क्षमता, सभी लोगों को समान अधिकार दे दिया, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इसका वॉल्यूशन भी होगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाली बात कही गई, मतलब इसको ये प्रोटेक्ट करेगा। तभी बात आई है समान संरक्षण, जहां पे समान अधिकार है वहां पे समान संरक्षण भी दिया जाएगा, ठीक। इतनी बात हो गई। अब बात ही है कि ये जो विधि के समक्ष क्षमता है और विधियों का समान संरक्षण है, इसमें कौन किसका उपसिद्धांत है, ठीक, कौन किसके ऊपर प्रभावी होगा। तो हम एक केस पढ़ते हैं, अनवर अली सरकार। अनवर अली
सरकार वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य, इस केस को पढ़ते हैं हम। ठीक, इसमें क्या पढ़ते हैं, इन्होंने बताया है कि जो विधियों का समान संरक्षण है, क्या है, विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका से। कौन से सेंस में है, ये है पॉजिटिव सेंस में। ठीक, समान संरक्षण है, ये विधि के समक्षमता का उपसिद्धांत है, विधि के समक्ष समता का उपसिद्धांत है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सब, और नहीं आए तो पूछा जा सकता है। ठीक, कौन सा केस है ये, अनवर अली सरकार पश्चिम बंगाल राज्य, कब का है, 1952। ये बात रखनी हमें जरूरी है। ठीक, इसमें कहा गया कि विधियों का समान संरक्षण विधियों के समक्षमता के उपसिद्धांत है। ठीक है, अब इसमें बात आती है क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की, कि वर्गीकरण कैसा होगा। तो वर्गीकरण, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, वर्गीकरण कैसा होना चाहिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात है वर्गीकरण होना चाहिए रीजनेबल, कैसा होना चाहिए, रीजनेबल मतलब युक्ति युक्त होना चाहिए। दूसरा, नोट आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना नहीं होना चाहिए। अब कैसे, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ए बी सी ये तीन है। ठीक, ए ने एलएलएम किया हुआ है, बी ने एलएलएम प्लस नेट, सी ने एलएलएम प्लस नेट प्लस पीएचडी। अब ये कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने। ठीक, कहाँ जाते हैं ये तीनों, एक कॉलेज में अपॉइंट होता है इनका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब इसकी सैलरी है 20,000, इसकी सैलरी है 40,000, इसकी सैलरी है 60,000। क्या ये आपको डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये एलएलएम है और ये नेट है। एलएलएम नेट, नेट के लिए इसने 1 साल अपना लगाया होगा, बहुत अच्छे से, बहुत तकड़ी मेहनत करी होगी, तब इसका नेट हुआ होगा। तो इसके पास एलिजिबिलिटी ज्यादा है, एबिलिटी ज्यादा है, तो इसकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। अगर इसके बराबर होगी तो फिर इसमें और इसमें फर्क ही क्या हुआ, फिर तो ये दोनों समान हुए। अब बात आई है पीएचडी प्लस नेट, तो इसने तो अपने 4 साल और एक्स्ट्रा लगाए हैं। ठीक, सबसे बड़ी उपाधि धारण की है, तो इसकी सैलरी है 60,000। तो ये क्या है, ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कॉलेज की ही एडमिशन की बात की जाए तो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, ये एससी, ओबीसी एंड जनरल। ठीक, अब कॉलेज ने अपना रूल बनाया कि पहले हम जनरल को लेंगे, उसके बाद हम एससी को लेंगे, उसके बाद हम पहले जनरल को लेंगे, फिर ओबीसी को लेंगे, फिर एससी को लेंगे। अब मान लो सपोज करो 60 सीट है, अब वो क्या है, वो जनरल प्लस ओबीसी दोनों में ही फुल हो गई। अब जो एससी का बच्चा है उसको एडमिशन नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ। क्योंकि आप ये ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते कि आप पहले किसी कैटेगरी को ही लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या, ये जो है ये रीजनेबल नहीं है, यहाँ पे आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है। ठीक, तो अब क्या करेगा ये, अपने राइट के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए कहाँ जाएगा, कोर्ट जाएगा। अब कोर्ट क्या है, कोर्ट ये नहीं कहेगा कि पहले हम जनरल के कैंडिडेट को सुनेंगे, ओबीसी के कैंडिडेट को सुनेंगे, या एससी के कैंडिडेट को सुनेंगे। ये जो भी पहले आएगा, जिसकी भी प्रॉब्लम होगी उसको ही सुनेंगे। ठीक, इतनी बात आ गई, ये होता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया, अब क्लासिफिकेशन हम रीजनेबल कैसे मानेंगे। जो क्लासिफिकेशन है हमने देखा कि कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक, नोट आर्बिट्रेरी होना चाहिए। ठीक, अब हमें कैसे पता चलेगा कि रीजनेबल है या नहीं है, तो रीजनेबल में आएगा, एक आप टर्म पढ़ोगे, इंटेलिजिबल
इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। दूसरी आप टर्म पढ़ोगे जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, एक्ट, और इसमें क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, ठीक, संबंध होना चाहिए। जैसे जैसे हमने अभी पढ़ा था कि एक को 20,000 है, एक को 40 है, एक को 60 है, तो ये क्या है, रीजनेबल है। क्यों, ये क्या है, इसमें इंटेलिजिबल डिफरेंशिया लगाया गया है क्योंकि ये अलग अलग, इन्होंने, इनकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है, तो क्वालिफिकेशन के आधार पर हम अलग अलग सैलरी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक। अब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इसको हिंदी में बोलते हैं बोधगम्य शक्ति। बोधगम्य शक्ति के आधार पर क्या कर सकते हैं, हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब जो एससी का कैंडिडेट कोर्ट गया था, तो कोर्ट क्या करेगा, हमें अधिकार कौन प्रोवाइड कराते हैं, लेजिस्लेशन कराते हैं, तो लेजिस्लेशन एक्ट बनाएगा, तो एक्ट में और इसमें जो क्लासिफिकेशन हो रहा है क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल हो सकेगा। इतनी बात आ गई समझ में, ये समझना जरूरी है, ठीक। अब फिर हम एक केस पढ़ते हैं, कुछ केस पढ़ते हैं, जैसे एक पढ़ते हैं हम ईपी रोयप्पा, ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु, ठीक। दूसरा हम पढ़ेंगे 1974 का है ये। सेकंड केस है हमारा मेन का गांधी वर्सेस भारत संघ 1978। फिर हम तीसरा पढ़ेंगे दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1989, ठीक। ये हम 3 केस पढ़ेंगे 1979 एससी। इसमें हम एक चीज पढ़ेंगे कि जो समानता है, क्या है, जो समानता है वो क्या है, गतिशील अवधारणा है। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ये कौन से केस में हेल्ड हुआ, कौन से केस में ये बात कह गई। समानता एक गतिशील अवधारणा है, इसके अनेक रूप और आयाम है, ठीक। फिर हम एक चीज पढ़ेंगे कि सकारात्मक दृष्टिकोण से, सकारात्मक दृष्टिकोण से ये क्या करती है कि समानता मनमाने पन को रोकती है। क्या करती है, रोकती है, मना कर रही है कि तुम अपना मनमानापन नहीं कर सकते, तथा एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, ठीक। हमें ये तीनों केस याद रखने हैं और ये जो स्टेटमेंट है ये याद रखना, ये ऐसा का ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक। अब बात आती है, हमने एक केस पढ़ा था पहले चिरंजीत लाल। चिरंजीत लाल में क्या बात हुई थी, उसमें बात हुई थी कि जो व्यक्ति वर्ण है उसमें विधिक व्यक्ति भी शामिल है। अब बात आती है क्या एक सिंगल पर्सन भी एक वर्ग हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। तो ये कौन से केस में बात आई, चिरंजीत लाल में। क्या एक सिंगल पर्सन क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है, क्वेश्चन है, तो हम आंसर देंगे यस। कौन से केस में हेल्ड हुआ, चिरंजीत लाल, चिरंजीत लाल वर्सेस भारत संघ 1950 एससी, ठीक। ये लगभग हमारा आर्टिकल 14 कवर हो चुका। अब बात आती है कि क्या इसके कुछ अपवाद है या नहीं है। हमने नियम तो पढ़ लिया, पूरा आर्टिकल समझ लिया, अब अपवाद की बात आती है, तो हम कहेंगे इसके अपवाद है। अपवाद कौन कौन से हैं, जब हम आगे क्लास लेंगे जो जो भी आते रहेंगे वो साथ के साथ पढ़ते रहेंगे, लेकिन कुछ अपवाद हम लिख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति, हम आर्टिकल पढ़ेंगे आर्टिकल 361, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आर्टिकल 361 से।
और पढ़ते हैं हम राज्यपाल आदि। ठीक, ये क्या है, ये इसके अपवाद है। अब बात आती है जो क्लासिफिकेशन, इसमें बात हुई है कि हाँ हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं लेकिन रीजनेबल होना चाहिए और नॉट आर्बिट्रेरी होना चाहिए। अब वे कौन से आधार होंगे जिन आधारों पर हम क्लासिफिकेशन कर सकेंगे। अब यहाँ पे ये जो पावर है ये किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक, अब कोई भी अपनी पावर को कम तो करना नहीं चाहेगा। ठीक, तो इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय और परिस्थिति के साथ क्या होगा, क्लासिफिकेशन हो सकेगा। ठीक, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ आधार बताए, वो आधार हम देख लेते हैं। वो आधार कौन से हैं। पहला आधार देखते हैं हम एजुकेशन, फर्स्ट ग्राउंड देखते हैं हम एजुकेशन। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि ABCD करके कि एक नेट है, एक LLM है, एक नेट LLM PhD है। ठीक, तो उसमें क्लासिफिकेशन जो हो रहा था वो किसके आधार पर हो रहा था, एजुकेशन के आधार पर हो रहा था। ठीक, तो एजुकेशन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और कौन सा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम, एक है ज्योग्राफिकल सिचुएशन। जैसे एक तल पे रह रहा है, एक पहाड़ी है, वो पहाड़ों पे रह रहा है, उसे आने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो उसको हम कुछ ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं, जो ग्राउंड पढ़ेंगे वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब बात आती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। जैसे ताजमहल है, भाई पहचान है हमारे देश के, लोग आते हैं घूमने, यहाँ से हमें टैक्स भी बहुत अच्छा प्रोवाइड होता है। ठीक, फिर हमने एक और ताजमहल बनाया, नया ताजमहल, तो जो हमारी सरकार है वो नए ताजमहल से ज्यादा पुराने ताजमहल को ज्यादा प्रोटेक्शन देगी। क्यों, क्योंकि इसका अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो बहुत ही लंबे टाइम से एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लोग आते हैं बाहर से घूमने, और ये एक पहचान है हमारे देश की। ठीक, तो ये आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। चौथा हम पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, ज्योग्राफिकल हो गया, और पढ़ेंगे हम डिसीज। ठीक, बीमारी के आधार पर। जैसे हम फॉर्म भरते हैं, उसमें एक आता है PWD। ठीक, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो ये क्या है, ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। हमें केस पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इसकी छोटी सी समरी। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने देख लिया कि आर्टिकल जो 14 है वो किनको प्राप्त है। ठीक, सिटीजन और नी सिटीजन दोनों को प्राप्त है। फिर हम देख लिया कि व्यक्ति में क्या शामिल है, ट्रांसजेंडर भी शामिल है। ठीक, फिर हमने देखा कि व्यक्ति में कौन शामिल है, विधिक व्यक्ति भी शामिल है। हमने इसमें केस पढ़ा, ट्रांसजेंडर में नालसा वाला केस पढ़ा, इसमें हमने चिरंजीत वाला केस पढ़ा। ठीक, फिर हमने पढ़ा जो आर्टिकल 14 है इसमें नेचुरल लॉ भी है, इसके हमने सिद्धांत देखे, ओडी अल्ट्रम पार्टम और रूल अगेंस्ट बायस। इसमें हमने एक केस पढ़ा, इंग्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद हमने आर्टिकल 14 की लैंग्वेज देखी। ठीक, विधि का शासन देखा, रूल ऑफ लॉ, ये किसने दिया, डाइशी ने दिया। इन्होंने हमें कितने रूल बताए, 3 रूल बनाए। कौन कौन से, सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिजल्ट कॉमन लॉ। लेकिन हमारे भारत में सिर्फ 2 लागू है, एक सुपरमेसी और इक्वलिटी। ठीक, ये बात पढ़ने के बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में हमने 2 चीजें पढ़ी, रीजनेबल और नॉट आर्बिट्रेरी। रीजनेबल में हमने 2 चीज पढ़ी, कौन सी, कि रीजनेबल कैसा होना चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, और एक्ट प्लस इसमें क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि इंटेलिजेंट डिफरेंशिया जो है वो किस तरह से हो सकता है। ठीक, इसके कुछ ग्राउंड पढ़े जिनके आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो लगभग हमारा आर्टिकल 14 कंप्लीट हो गया। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो गलत नहीं होंगे, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने के चांस है ही नहीं। ठीक, थैंक यू एवरीवन।